अनन्या शुभम और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द लेसन लैब में। हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं सीटेट की तैयारी, जिसके लिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए सीटेट समाधान सीरीज, जिसमें हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस बहुत ही अच्छे से। क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्यों होना चाहिए, ये क्यों नहीं होना चाहिए, इसमें कौन सी थ्योरी का यूज है, इन सारी बातों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। और ये हमारे सीरीज का नंबर 2 है। इससे पहले हम समाधान सीरीज का 1 पार्ट ला चुके हैं, फर्स्ट पार्ट ला चुके हैं, और उस फर्स्ट पार्ट में थे 15 क्वेश्चंस, ठीक है। और हम यहाँ से 16th क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। 16th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन इंप्लाइज दैट, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है? इसके लिए आपको जानना पड़ेगा समावेशी शिक्षा है क्या। समावेशी शिक्षा जिसकी बात 1994 में स्पेन में हुए सलमान का सम्मेलन में हुई थी, जहां पर इस बारे में डिस्कशन किया गया था कि हम जो बच्चे दिव्यांग होते हैं उनको स्पेशल स्कूल में डाल देते हैं, तो क्या होता है उससे कि वो अपने पेरेंट्स से, समाज से अलग हो जाते हैं। तो ये अलगाव हम नहीं क्रिएट करें, इसको खत्म करने के लिए, इसी अलगाव को खत्म करने के लिए, ठीक है, अलगाव को खत्म करना था, दूरी को खत्म करना था, उसी के लिए लाया गया था समावेशी शिक्षा का प्रावधान, ठीक है, जहां पर कि हम भिन्नता का, बच्चों की जरूरतों का, सबका सम्मान करेंगे। प्रत्येक बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आप देखिए यहाँ पे सबके सब एक दूसरे से अलग हैं। आप सभी को पता होगा, आप एक घर में रह रहे हो तब भी आपके घर के प्रत्येक लोग के, प्रत्येक पर्सन के पसंद नापसंद सब कुछ अलग होंगे, उनके बोलने का तरीका, उनका व्यवहार सब कुछ अलग होगा एक दूसरे से, है ना। तो इस चीज का ही सम्मान करता है इंक्लूसिव एजुकेशन, जहां पर कि एक ही विद्यालय में, एक ही छत के नीचे हर बच्चा, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो रचनात्मक हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो दिव्यांग हो या फिर अधिगम अक्षम में हो, एक साथ पढ़ेंगे बिना किसी भेदभाव के। चाहे वो किसी भी जाति के हो, पंथ के हो, धर्म के हो, रंग के हो, मानसिक स्थिति उनमें कुछ और हो, शारीरिक स्थिति अलग हो, लिंग, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक आर्थिक स्थिति, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रणाली को कहते हैं समावेशी शिक्षा प्रणाली, जहां पर शिक्षा बिना भेदभाव की होती है। इंक्लूसिव आया है इंक्लूजन से, उसका अर्थ होता है समावेशन, शामिल करना, जोड़ना, ठीक है, ऐड करना, जो छूट गए हमको इसमें उसको शामिल करना है। शिक्षा बिना भेदभाव की होनी चाहिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसको हमारा का पूरा देश इस बात को फॉलो करता है, जहाँ पे हम लोग अलग अलग धर्म के, जाति के, संप्रदाय के लोग रहते हैं लेकिन साथ रहते हैं। तो वही चीज़ स्कूल में भी होनी चाहिए ना, हम क्यों उनको अलग कर रहे हैं। भिन्नता को समृद्धि मानता है इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, और भिन्नता को समृद्धि और विविधता का प्रतीक मानता है, ठीक है, कि हम अगर अलग अलग हैं तो ये हमारे लिए समृद्धि का प्रतीक है, विविधता का प्रतीक है। हम क्या करते हैं, जैसे हम साथ में रहते हैं स्कूल में, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी सभ्यता अलग है, तो इससे क्या होता है कि हमको अलग अलग प्रकार की सभ्यता, संस्कृति, भाषाएं सीखने का मौका मिलता है। तो ये क्या है, हमारे लिए रिचनेस है, समृद्धि का एक प्रतीक है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हम भिन्नता का सम्मान करते हैं, कभी भी हम भिन्नता का वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सबको एक समान एजुकेशन देने की बात की गई है। और इसी के लिए यहाँ पर कुछ शिक्षण विधियों का भी यूज़ किया जाता है, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि एक है IEP, जिसको कि कहा जाता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। ये होता है विशेष बच्चों के लिए। आप देख रहे हो यहाँ पे एक टीचर है जो कि एक विशेष बच्चे को पढ़ा रही है यहाँ पे, है ना, कि ऐसा नहीं करना है कि वो नहीं पढ़ सकते ये सोच लेना है। हमें क्या करना, उनके लिए, उनके हिसाब से शिक्षा को बनाना है, ठीक है, उनके हिसाब से हमको उनको शिक्षा देनी है। अगर उनको चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से उन पर ध्यान दिया जाए तो हम व्यक्तिगत रूप से उन पर ध्यान देंगे, लेकिन उनको शिक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है। तो ये होता है IEP। और एक है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदी अनुदेशन। विभेदी अनुदेशन क्या होता है, एक क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, सभी के सीखने का तरीका अलग होता है, समझने का तरीका अलग होता है, इसीलिए बात की जाती है विभेदी अनुदेशन की, जहाँ पे कहा जाता है कि हम सबके सब अलग हैं, हमारी पसंद अलग है, हमारे नीड्स अलग हैं, हमारे सीखने के तरीके अलग हैं, हमारे कल्चर अलग है। तो हमको टीचर होने के नाते केवल एक ही तरीके से हर एक बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहिए, यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए मेथड, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए मेथड, एक जैसा नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे अलग हैं, सभी के लिए अलग अलग विधि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी बात को फॉलो करता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जो कहता है कि आपको अलग अलग प्रकार की विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वहां पर कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे मौजूद हैं। तो आप समझ चुके हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या, जहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, हर बच्चे को शामिल किया जाएगा शिक्षा प्रणाली में, ठीक है।
जहाँ भिन्नता का सम्मान होता है, अलगाव को खत्म करने की बात होती है, वही है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो चलिए अब डील करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज, जैसे समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा बी मेड अवेलेबल ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल। EWS कोटा केवल सरकारी स्कूलों में उपलब्ध कराया जाए। क्या कहीं पर भी ऐसी बात हुई है? नहीं। वो तो कहते हैं सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, वहाँ पे ऐसा नहीं कि EWS कोटा को ही रखना है हमें सरकारी स्कूल में, इस प्रकार की कोई बात नहीं, वहाँ सभी बच्चों की बात की जाएगी। स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज शुड बी प्लेस्ड इन स्पेशल स्कूल्स ओनली। स्पेशल स्कूल से ही तो खत्म करने के लिए, स्पेशल स्कूल के प्रावधान को ही खत्म करने के लिए तो ये आया था ना। तो ये कभी भी नहीं कहा कि विकलांग छात्रों को, सर यहाँ पे विकलांग नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे दिव्यांग होना चाहिए था। दिव्यांग छात्रों को विशेष विद्यालयों में रखा जाना चाहिए। विशेष विद्यालयों से उनको निकालकर उनको नॉर्मल स्कूल में डालने की बात की गई है इंक्लूसिव एजुकेशन में, इसलिए ये आंसर भी होगा गलत। ठीक है, तो ओनली इंग्लिश बी टॉट इन गवर्नमेंट स्कूल्स। सरकारी स्कूलों में सिर्फ अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। जब ही हम भिन्नता का सम्मान कर रहे हैं तो हम केवल एक भाषा पे जोर नहीं देंगे, ठीक है, हम हर तरह की भाषा का ध्यान रखेंगे, तो केवल इंग्लिश की बात तो नहीं हो सकती है, तो ये भी गलत हो चुका है। हमारे पास लास्ट ऑप्शन ही बच गया है सही, और वो सही होगा भी। ऑल चिल्ड्रन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटीज बी प्रोवाइडेड इक्वल क्वालिटी एजुकेशन। सभी बच्चों को उनकी योग्यता से परे होकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे अगर फर्स्ट आ रहे हैं तो उनको ही अच्छे से ध्यान देकर पढ़ाया जाए, या सेकंड आ रहे हैं तो उनको ही अच्छे से ध्यान देकर पढ़ाया जाए। नहीं, हम हर एक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है और हमें इसका सम्मान करना है। यही इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि बिना भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के उनके एबिलिटीज़ को स्वीकारते हुए, ठीक है, हर बच्चे की एबिलिटी को, क्षमता को स्वीकारते हुए हमें उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी है। ठीक है, तो ये हो गया, आप समझ चुके हैं इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या, वो क्या कहता है, और उसके हिसाब से आपको आंसर सही कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। यहाँ पे आपको असर्शन दिया गया और रीजन दिया गया। ठीक है, assertion है while teaching a teacher should use a variety of ways to represent the context of teaching। अभी हमने इसकी बात की है कि टीचर को पढ़ाने के समय अलग अलग तरह के तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। पढ़ाते समय एक शिक्षक को संदर्भ का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना चाहिए, है ना, करना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बच्चे अलग अलग हैं, उनकी पसंद अलग अलग है, उनके तौर तरीके अलग है, उनके सीखने का तरीका अलग है, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न है Teachers need to adapt their pedagogy to suit the diverse needs of learners। शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षकों को अपनी शिक्षा शास्त्र को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। बिल्कुल अनुकूलित करने की आवश्यकता है, ताकि क्लास में मौजूद हर बच्चा उस पढ़ाई को समझ पाए जो आप पढ़ाने के लिए गए हैं। आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसमें ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें कुछ 4-5 बच्चे ही समझ पा रहे हैं, तो आपका पढ़ाई उतना अच्छा नहीं हुआ ना, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आप सभी बच्चे समझ पाए, आपको ऐसी विधि का इस्तेमाल करना है, इसके लिए आपको अलग अलग विधि का इस्तेमाल करना होगा। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है सर्सन कि हमें पढ़ाते समय क्या करना है, शिक्षक को संदर्भ का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न तरीके का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अलग अलग तरीके का उपयोग करना चाहिए हमें। कारण क्या है इसका? ये कारण है कि वहाँ पर जो डाइवर्स नीड वाले लर्नर हैं, अलग अलग आवश्यकताओं वाले लर्नर हैं, उनको मिल पाए, उनको अच्छे से एजुकेशन मिल पाए, सभी को समझ में आ पाए पढ़ाई, है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिंपल है कि जब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, हमें क्या करना है, विभेदी अनुदेशन का इस्तेमाल करना है, ताकि अलग अलग बच्चों के ज़रूरतों को हम ध्यान में रखें और सभी बच्चे शिक्षा प्रणाली में अच्छे से सम्मिलित हो पाए। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। A child is facing regular difficulty in writing. She also experiences a challenge in formation of alphabets and spacing of words. These characteristics hints towards which of the following learning disabilities? एक बच्चे को लिखने में नियमित कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। किसमें सामना करना पड़ रहा है कठिनाई का? लिखने में। ठीक है, लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अक्षरों और शब्दों की रिक्ति के गठन में भी उसे चुनौती का अनुभव करना पड़ रहा है। जब वो कुछ एक शब्द लिखती, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, इसके बीच में स्पेस खाली है ना, तो इस स्पेस को बनाने में भी उसे डिफ़िकल्टी हो रही है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस अधिगम विकार की ओर इशारा करती हैं? तो ये जो विशेषता है ये किस अधिगम विकार की है? ठीक है, पहला डिसलेक्सिया, यानी कि इसको हिंदी में अपपठन भी कहते हैं, अपपठन डिसलेक्सिया को। तो अपपठन जब कहते हैं तो देखो यहाँ पे पहले क्या किया, यहाँ पर डिसलेक्सिया का डिसलेक्सिया ही लिखा है, यहाँ पे हिंदी नहीं लिखा है। अगर हिंदी लिखा होता तो आपको साफ साफ पता चल जाता है यहाँ पे पठन की बात हो रही है, यहाँ पे लिखने की बात ही नहीं हो रही, तो ये ऐसे ही कट जाता है ये ऑप्शन।
चलिए फिर है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, तीसरा है डिस्कैल्कुलिया और चौथा है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ADHD। ठीक है, तो ADHD आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार इसका जो है ना फुल फॉर्म पूछता है कि इसका फुल फॉर्म है क्या, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो जिन्हें भी अभी तक किसी प्रकार की अधिगम अक्षमता के बारे में नहीं पता है, मैं उन्हें अच्छे से बता देती हूँ कि किस किस प्रकार की अधिगम अक्षमता होती है जो सीटेट में मोस्टली पूछी जाती है, फिर आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है कि लिखने में परेशानी हो रही है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ लिखने में कहाँ परेशानी होती है। देखिए यहाँ है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जिसको कि अपपठन या फिर पठन विकार कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना कि बच्चे को सिमिलर जो लेटर होते हैं ना वो पढ़ने में दिक्कत होता है। बी को वो डी समझ सकता है, पी को वो क्यू समझ सकता है, 6 को वो 9 समझ सकता है। ठीक है, जो सिमिलर दिखते हैं ना वहाँ पर उसके दिमाग में उसको वो जंबल हो जाते जा करके, वो मैच नहीं होते, उसको समझ नहीं आता कि ये क्या लिखा हुआ ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए उनको पढ़ने में दिक्कत होती है। इसके लिए आपको याद होगा तारे ज़मीन पर, आपने मूवी देखी होगी, उसमें था ईशान अवस्थी, उसके साथ यही प्रॉब्लम थी, डिसलेक्सिया वाली ही प्रॉब्लम थी। उसको समझ नहीं आता था, बी और डी उसको सेम लग रहे थे, पी और क्यू उसको सेम लग रहे थे। जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं ना उनको उसको समझने में परेशानी होती है। ठीक है, अब आते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया किसे कहते हैं? यही होता है लेखन विकार। लेकिन देखिए वहाँ पे हर बार आपको हिंदी लिख कर नहीं देगा। अगर हिंदी लिख करके देगा तब तो आप इजीली समझ जाएंगे। अगर आपको नहीं भी पता होगा डिस्ग्राफिया क्या है, फिर भी लेखन विकार लिख देगा और वहाँ पे लिखने संबंधित प्रश्न रहेगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। लेकिन बहुत बार वो हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आता है, वहाँ पे डिस्ग्राफिया को हिंदी में भी डिस्ग्राफिया ही लिखा होता है। तो आप ये समझिए यहाँ पे बात हो ग्राफ की, तो ग्राफ आप कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे, है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ रहा है ना, लिखना पड़ रहा है। तो जब भी आपको लिखना पड़ रहा है तो ये किससे संबंधित विकार हो गया? लेखन संबंधित विकार हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो सिंपल है, डिस्ग्राफिया हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा था कि बच्चे को जो है लिखने में परेशानी हो रही है ना, बच्चे को हो रही है लिखने में परेशानी और उसको क्या सामना करना पड़ रहा है कि अगर एक वर्ड उसने लिखा है तो दूसरे वर्ड के बीच का जो गैप है वो भी बनाने में उसको दिक्कत हो रहा है, तो उसको लिखने में परेशानी है और इसको कहते हैं डिस्ग्राफिया, लेखन विकार। डिस्ग्राफिया जहाँ पे ग्राफ की बात हो जाए वो है लेखन विकार। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पे आपको 3-4 और दिए हुए ना ऑप्शन में, डिसलेक्सिया दिए हुए, डिस्कैल्कुलिया दिए हुए, ADHD दिए हुए, सभी के बारे में आपको समझा देती हूँ। तो डिसलेक्सिया के बारे में तो आप पहले समझ चुके हैं कि वो अपठन है, उसको पढ़ने में दिक्कत होती है, जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं उसको समझने में दिक्कत होता है। चलिए अब आते हैं ADHD। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से ना हिंदी में ट्रांसलेट करके तोड़ के बताया, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। पहले तो ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन का मतलब होता है अवधान या ध्यान, किसी चीज पे आप ध्यान देते हो, जैसे आप अभी इसको समझने के लिए ध्यान से सुन रहे हो। ठीक है, उसके बाद है डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है कमी, अभाव। मतलब क्या हो गया? अवधान में कमी। ठीक है, बच्चे का ध्यान एक जगह नहीं लग पा रहा है, अवधान में कमी है। हाइपर एक्टिव, हाइपर अधिक, एक्टिविटी सक्रियता, बच्चा अधिक सक्रिय है। ठीक है, वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ पा रहा, वो अधिक सक्रिय है, कभी उछल के यहाँ जा रहा है, कभी उछल के वहां जा रहा है। ठीक है, डिसऑर्डर मतलब विकार, ऐसा विकार जिसमें बच्चे को अवधान में कमी हो, वो ठीक से ध्यान लगाकर कोई काम नहीं कर पा रहा हो। ठीक है, उसके बाद क्या? वो अधिक एक्टिव हो, अधिक सक्रिय हो। जैसे देखो आप इस बच्चे को, कभी इसको खेलना है, कभी इसको लिखना है, कभी इसको ऐसे बॉल्स बनाने हैं, कभी इसको एरोप्लेन बनाना है, कभी इसको पेपर पे कुछ करना है, कभी इसको मोबाइल यूज करना है। मतलब उसका ध्यान एक जगह नहीं टिक पाता है। ठीक है ना, उसका ध्यान एक जगह नहीं टिक पाएगा, वो अधिक सक्रिय रहेगा, वो कभी एक काम को ज्यादा देर तक टिक कर नहीं कर सकता है। ठीक है, इसी को कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD। ठीक है, अब आते हैं एक होता है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया को कभी कभी BDD भी लिखा होता है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, आप क्वेश्चन में पूछ भी सकता है। तो इसमें क्या होता है, आप देख रहे हो यहाँ पे एक लड़की खड़ी जो अपने को मिरर में देख रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्कुल सही से अमर सलामत खड़ी है, इसके बॉडी में कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हाथ बड़े हैं, लंबे हैं, मोटे हैं। लेकिन जब ये अपने आप को उस मिरर में देख रही है तो इसे लग रहा है कि मैं कितनी अजीब दिख रही हूँ। तो डिस्मॉर्फिया, जिसको कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कहते हैं, वहाँ लगता है व्यक्ति को कि मैं जो है ना, मेरा बॉडी जो है सही नहीं है। कभी उसको अपने हाथ मोटे लगते हैं, कभी उसको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पतला हो चुका हूँ या पतली हो चुकी हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, मोटी हूँ। मतलब उसको बस अपने आप में कमी दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो जहाँ पर अपने बॉडी स्ट्रक्चर में कमी दिखाई देगी वो होगा डिस्मॉर्फिया। अब आते हैं एप्रैक्सिया। एप्रैक्सिया किसको कहते हैं? मोटर कौशल से संबंधित विकार है ये। ठीक है, मोटर कौशल, मोटर कौशल क्या होता है? आपके हाथ पांव हिलाने की क्षमता, है ना। गतिक कौशल भी कहते हैं इसको, गतिक कौशल, जिसमें आप हाथ पैर हिलाते हो। ठीक है,
मांसपेशियों के हिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं मोटर कौशल। तो मोटर कौशल से संबंधित विकार है अप्रेक्सिया। इसमें क्या होगा ना कि बच्चे अपने शर्ट के बटन सही से नहीं लगा पा रहे हैं, अपने शूज के लेसेस सही से नहीं बांध पा रहे हैं, क्योंकि उनको जो है अच्छे से अपने हाथ पैर को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिस्टोपिया, जिसको कि दुख स्थानता कहते हैं। डिस्टोपिया एक बहुत ही अजीब सी काल्पनिक दुनिया है। ठीक है, अजीब सी काल्पनिक दुनिया इसीलिए क्योंकि इसमें क्या होता है ना, डिस्टोपिया से ग्रसित लोग या बच्चे एक काल्पनिक दुनिया बनाते हैं अपने दिमाग में, और उस काल्पनिक दुनिया में सब कुछ खराब होता है। ठीक है, नॉर्मली वो सोचते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत खराब है, हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ पर बहुत सब कुछ खराब हो रहा है, यहाँ सब कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी सही नहीं हो रहा है, बस यही वो सोचते हैं। और उसी का उल्टा होता है यूटोपिया। ठीक है, जहाँ पर कि लोग सोचते हैं कि ये जो जहाँ जगह वो रह रहे हैं ना, ये बिल्कुल आदर्श लोग हैं, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही से हो रहा है। वो अपनी दुनिया में अपनी काल्पनिक दुनिया बनाते हैं जहाँ पर सब कुछ सही हो, सब कुछ अच्छा हो। जैसे आप देख रहे हो इस पिक्चर में, जैसे यूटोपिया है ना, वो उसको पूरा ग्रीनरी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जैसे डिस्टोपिया है ना, उसे यहाँ पे आग दिखाई दे रही है, यहाँ पे सिर्फ कचरा दिखाई दे रहा है, मतलब डिस्टोपिया होगा। ठीक है, डिस्टोपिया होगा तो फिर वहां पर उसे सब कुछ खराब फील होगा, उसे लगेगा कि सब कुछ जो है ना वो काल्पनिक दुनिया बनाएगा जहां पर हर कुछ खराब होगा, और जहां उसको यूटोपिया होगा वहां पर उसको सब कुछ अच्छा फील होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिस्कैलकुलिया पे। कुछ जो है विकार वो बिल्कुल नाम से आप समझ सकते हो कि वो किससे रिलेटेड है। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, यानी कि गणना से संबंधित। ठीक है, डिस्कैलकुलिया, यहाँ पे बच्चे को मैथ्स बनाने में परेशानी होती है, मैथ से रिलेटेड है ये, जहाँ पे उसको गणित में परेशानी आएगी उसे कहते हैं डिस्कैलकुलिया। अब आते हैं अफेजिया पे। अफेजिया को हिंदी में कहते हैं वाचाघात। इसको बोलने में समस्या आती है, जो भी व्यक्ति अफेजिया से ग्रसित होते हैं उनको बोलने में समस्या आती है, वो सही से बोल नहीं पाते। जैसे इसको बोलना था आई वॉन्ट एन एप्पल, और यहाँ पर ये बोल रहा है मार्बल, लीन, आई हिम, कुछ भी बोले जा रहा है, मतलब उसको बोलने में परेशानी होती है। तो अफेजिया बोलने में परेशानी, डिस्कैलकुलिया मैथ से संबंधित परेशानी, यूटोपिया जहाँ दुनिया बहुत अच्छी दिखे, डिस्टोपिया जहाँ दुनिया बहुत खराब दिखे, है ना। अप्रेक्सिया मोटर कौशल से संबंधित होता है। ADHD अवधान में कमी होती है बच्चे को और वो अधिक सक्रिय होता है। डिस्मॉर्फिया या फिर बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जहाँ पर उसको अपनी बॉडीली स्ट्रक्चर सही नहीं लगती। डिसलेक्सिया जिसको कि अपठन कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। अच्छा, और अगर कहीं कभी ये लिखा रहे कि उसको जो है पढ़ने में दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से उसको लिखने में भी दिक्कत हो रही है, तो भी आंसर डिसलेक्सिया ही रहेगा, क्योंकि अब बच्चा पढ़ रहा है बी को पी तो लिखेगा भी बी को पी ही ना। जहाँ पर कि साक्षात जैसे इस क्वेश्चन में लिखा था कि उसको केवल लिखने में ही परेशानी हो रही है ना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक बच्चे को लिखने में नियमित कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है अक्षरों और शब्दों की रिक्ति को गठन करने में। तो जहाँ पे डायरेक्ट लिखने की ही बात हो वहाँ पे सीधा डिस्ग्राफिया होगा। चलिए, तो आपको यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लर्निंग डिजेबिलिटीज़ हैं वो मैंने समझा दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस एमंग द स्टूडेंट्स ए टीचर शुड, छात्रों के बीच व्यक्तिगत अंतर को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। अभी अभी हमने पढ़ा है अच्छे से कि हर एक छात्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उनके पसंद, उनके नापसंद, उनके सीखने के तरीके सब में भिन्नता होती है ना। तो इसका ध्यान रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? यूज स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन मेथड एंड यूनिफॉर्म वेज ऑफ असेसमेंट। स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन मेथड और यूनिफॉर्म वेज का मतलब होता है कि आप किसी एक ही तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मानकीकृत निर्देशात्मक विधियों और मूल्यांकन के एक समान तरीकों का उपयोग करना। जब वहाँ भिन्नता है तो हम एक समान तरीके का उपयोग कैसे कर सकते हैं? तब तो सभी बच्चों के नीड को हमने ध्यान में नहीं रखा है ना, तो ये तो गलत हो गया। चलिए अब सेकंड पढ़ते हैं। यूज ए वैरायटी ऑफ पेडागोजिकल अप्रोचेज एंड मीन ऑफ असेसमेंट। विभिन्न शैक्षणिक दृष्टिकोण और आकलन के साधनों का उपयोग करें। बिल्कुल सही बात है कि हम अलग अलग शैक्षणिक दृष्टिकोण और आकलन के साधनों का उपयोग करेंगे तो वो इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वो व्यक्तिगत अंतर को पूरा करने के लिए, क्योंकि हम अलग अलग दृष्टिकोण का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हम अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो ये तो आंसर सही है। फिर भी थर्ड फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। यूज यूनिफॉर्म पेडागोजी टू यूज इंश्योर मेमोराइजेशन एंड फोकस ऑन समेटिव असेसमेंट। रटना सुनिश्चित करने और योगात्मक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समान शिक्षा शास्त्र का उपयोग करना। जहाँ पर भी मेमोराइजेशन आएगा ऊपर में लिखा होना चाहिए कि कौन सी बात गलत है।
जब भी लिखा रहेगा कौन सी बात सही है तो मेमोराइजेशन कभी भी सही नहीं होगा। आप रटन विद्या नहीं करवाते हैं कि आप बच्चों को सिर्फ रटा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बच्चे को समझ में आया ही नहीं कि डिस्मॉर्फिया क्या है, आपने बस उसको रटा दिया कि डिस्मॉर्फिया होता है, उसका कोई अर्थ नहीं बचा फिर, है ना। तो ये तो रॉन्ग हो गया। ध्यान रखना है कि जहां पर भी ये लिखा होगा कि क्या सही है बच्चे के लिए, वहां पर अगर मेमोराइजेशन जैसे शब्द आपको दिख जाएं तो उस ऑप्शन को आप पहले ही साइड कर दो। जहां पर लिखा रहे कि क्या गलत है, यहाँ पर बच्चों के लिए क्या गलत होगा कक्षा में, वहां मेमोराइजेशन सही होगा, ठीक है। उसके बाद है इंक्रीज द नंबर ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट एंड फोकस ऑन रिकॉल। पेपर पेंसिल टेस्ट की संख्या बढ़ाएं और रिकॉल पे फोकस करें। फिर तो यहाँ पे आप वही कर रहे हो ना, याद करवा रहे हो बार बार। तो सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट मतलब आप क्या कर रहे हो कि उसको बोल रहे हो बच्चा आज टेस्ट है तो वो रट के आ रहा है क्या, चैप्टर 2 का टेस्ट है तो आज मैं रट के चला जाता हूँ, लिख लूंगा, नंबर आ जाएंगे। समझ रहा है बच्चा, नहीं समझ रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं बचता है फिर, है ना। तो ऐसा नहीं करना है हमें। यहाँ पर सिंपली आंसर हो जाएगा 2, जहां पर बात की जा रही है कि हमें अलग अलग प्रकार के पेडागोजिकल तरीकों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की अनिवार्य विशेषता है। सृजनात्मकता, ठीक है। सृजनात्मकता में से अगर सृजन को आप साइड करते हो तो आपको समझ में आया कुछ नवीन बनाना, नया क्रिएट करना, ठीक है, नया बनाना। तो हमें ऐसा कौन सा विधि का इस्तेमाल, कौन सी ऐसी चीज़ है जो किसी नवीन चीज़ के क्रिएशन में, ठीक है, न्यू क्रिएशन में इम्पॉर्टेंट होगी। जब हमें कुछ न्यू क्रिएट करना हो तो उसके लिए एसेंशियल है, ठीक है, जरूरी है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, इम्पल्सिवनेस, आवेगशीलता। आवेगशीलता मतलब जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाओगे, आप आवेग में आ जाओगे तो आप कुछ नया क्रिएट करोगे, ऐसा कभी तो मैंने सुना नहीं है। उसके बाद है सेंटरेशन इन थॉट, विचार में केंद्रीकरण। जब मैंने आपको फर्स्ट सीरीज बताया था, इसका समाधान सीरीज का जब फर्स्ट चल रहा था क्लास, तभी मैंने आपको बताया था कि पियाजे ने अपने थ्योरी में केंद्रीकरण की बात की थी कि बच्चा जब पियाजे की दूसरी अवस्था में होता है, बच्चा जब पियाजे की दूसरी अवस्था में होता है तो उसके अंदर केंद्रीकरण होता है, ठीक है। केंद्रीकरण का मतलब क्या है, जब आप केवल किसी एक चीज पर ही ध्यान केंद्रित करते हो, ठीक है, केवल किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हो। जैसे कि बच्चे के सामने जब ग्लास रहता है, एक लंबा एक छोटा, तो वो इस बात पे ध्यान केंद्रित नहीं करता है कि दोनों में सेम अमाउंट पे पानी रखा गया है, उसका ध्यान केवल एक बात पे केंद्रित है कि ये अगर लंबा है तो इसमें पानी ज्यादा होगा, ठीक है, इसका अमाउंट ज्यादा होगा। अगर मैं इस गोले को सांप बना देती हूँ तो ये ज्यादा हो जाएगा। मतलब क्या है कि उसका ध्यान बस इतना है कि ये जो लंबा होता है ना, लंबा बड़ा होता है, उसका ध्यान ये नहीं है कि अमाउंट सेम है, वो सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर पा रहा है, इसको कहते हैं केंद्रीकरण। तो क्या आपको लगता है कि जब व्यक्ति केवल एक चीज पर ही ध्यान केंद्रित करेगा तो वो कुछ नया क्रिएट कर पाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कुछ नया क्रिएट करने के लिए हमें अलग अलग तरीकों के बारे में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर हम कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे ना। अच्छा, यहाँ पर आप देखो, आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको कोई एक चीज चुननी है, तो आप यहाँ पे कुछ क्रिएट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। आपको इस पे ही ध्यान केंद्रित करके कुछ बताना है आंसर सही। यहीं पे अगर लिखा होता कि कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए, आप उसको बताएं, अपने शब्दों में लिखें, तो आप अनेकों विशेषता लिख सकते थे, है ना। पर यहाँ क्या है, केंद्रीकरण है कि हमें सिर्फ एक ही जगह पे ध्यान केंद्रित करना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस। केंद्रीकरण आप समझ चुके होंगे, जब हम किसी एक ही पॉइंट पे ध्यान केंद्रित करें। ये पियाजे की दूसरी अवस्था में होता है बच्चों में, ठीक है, सेकेंड स्टेज में होता है, जो कि है 2 से 7 साल की अवधि, ठीक है, जिसको कि कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, सेकेंड स्टेज में होता है ये। चलिए अब आते हैं कि विचारों में केंद्रीकरण तो हो नहीं सकता है, चलिए ठीक है, और मुझे जहाँ तक लगता है आवेगशीलता भी नहीं हो सकता, क्योंकि गुस्से में हम कुछ नया क्रिएट कर दे, हमने तो कभी सुना नहीं है। फिर एक कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसरण सोच। चलिए अब कंफ्यूजन है कि अपसारी चिंतन होगा या फिर अभिसारी चिंतन होगा, डाइवर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट होगा। तो हम तो ये समझ चुके हैं कि जब हमें कुछ नया क्रिएट करना होगा तो हमें दिशाओं में सोचना होगा, अलग अलग चीज़ों पे सोच कर रखना होगा, ठीक है, हमें एक ही जगह पे ध्यान केंद्रित करके।
तो हम ये तो समझ चुके हैं कि हम एक ही जगह पे ध्यान केंद्रित करके जो है किसी नवीन चीज़ का क्रिएशन नहीं कर सकते। मतलब हमको अगर कुछ नया क्रिएट करना है तो हमें कुछ और अलग अलग विधि सोचनी होगी, है ना, अलग अलग तरीके सोचने होंगे, अलग अलग आइडियाज सोचने होंगे। और अलग अलग आइडियाज सोचने की बात किस में होती है, अभिसारी में या अपसारी में? डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसको कि अपसारी चिंतन कहते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। देखो यहाँ पे आता है डी, ठीक है, ये है दिशा, या फिर अप, ऊपर सोचना। तो अपसारी चिंतन ही वो सिर्फ सोचने की प्रक्रिया है जहाँ पर हम अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं। अभिसारी चिंतन हो गया कि जहाँ हम सिर्फ एक पॉइंट पे सोच रहे हैं कि अच्छा थ्योरी को, जो ये थ्योरी है या फिर ये इस पॉइंट से इसका सॉल्यूशन होता है तो हम यही लिखेंगे। अगर किताब में लिखा हुआ है ना कि पॉल्यूशन को घटाने के 5 तरीके हैं तो यही 5 तरीके हैं। ये हो गया अभिसारी सोच, ठीक है, यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। लेकिन हम क्या करते हैं, जब डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, हम अलग अलग दिशाओं के बारे में सोचते हैं। अच्छा ये भी कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है, मतलब अलग अलग तरीकों के बारे में सोच रहे हैं हम। तो कभी भी हमें अगर कुछ नया क्रिएट करना होगा तो हमारे अगर अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचेंगे, दिशाओं में सोचेंगे, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज करेंगे हम। अच्छा, डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज क्रिएटिविटी में होता है, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये जेपी गिलफर्ड ने भी कहा था। जेपी गिलफर्ड ने रचनात्मकता के बारे में जब बात की तो उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी का मतलब है डाइवर्जेंट थिंकिंग। हम अपसारी चिंतन कर रहे हैं, हम दिशाओं में सोच रहे हैं। देखो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या था, उसके पास ये बॉक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 2 3 ऐसे लगाना है, ये ऐसे ही इसने लगा दिया। लेकिन जहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग, यहाँ पे देखो इसने कुछ अलग ही बना दिया है ना। तो ये क्या है, कुछ दिशाओं में सोच रहा है, कुछ नया क्रिएट कर रहा है। अच्छा, ये क्रिएशन जो है सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि उसने कुछ अलग ही क्रिएट कर दिया। कोई चीज जो स्थायी रूप से है हमारे पास, उसमें भी उसने क्या किया, मॉडिफाई करके उसको बेटर बना दिया है, वो भी जो है क्रिएटिविटी कहलाती है, ठीक है, वो भी क्रिएटिविटी कहलाती है। तो किस व्यक्ति ने, क्वेश्चन आए कि किस व्यक्ति ने क्रिएटिविटी को डाइवर्जेंट थिंकिंग से, अपसारी चिंतन से जोड़ा था? तो जेपी गिलफर्ड ने जोड़ा था। ये क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। फिर है फादर ऑफ क्रिएटिविटी जो है पॉल टॉरेंस, इन्होंने भी क्रिएटिविटी की बात की। फादर ऑफ क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी की तो बात करेंगे ही। तो इन्होंने कहा कि क्रिएटिव व्यक्ति में ना 4 जो है लक्षण होते हैं, ठीक है, 4 लक्षण होते हैं। क्या लक्षण होते हैं? तो भाई वो फ्लेक्सिबल होता है, उसमें लचीलापन होता है, वो केवल रिजिड होकर एक पॉइंट पे नहीं सोचेगा, वो अलग अलग दिशाओं में सोचेगा, अलग अलग पॉइंट के बारे में सोचेगा। अच्छा ये भी तो कारण हो सकता है, ये भी तो कारण हो सकता है। फ्लुएंसी होती है, धारा प्रवाहिता होती है। किस चीज की धारा प्रवाहिता होती है? तो आइडियाज को सोचने की, आइडियाज को सोचने की धारा प्रवाहिता होती है। वो अलग अलग आइडियाज सोचते रहता है। ओरिजिनलिटी, मौलिकता, वो अपना कुछ ओरिजिनल क्रिएट करता है, नवीन बना रहा है, नया बना रहा है, वो अपना कुछ ओरिजिनल क्रिएट कर रहा है। फिर इलेबोरेशन, विस्तार, वो अपनी सोच पे जो है सोचता है, अपनी सोच पे सोचता है कि अगर ऐसा हमने किया तो ये आंसर आ रहा है, अगर इसके अलावा हमने ये किया था तो क्या आंसर होगा। अपने दिमाग में जो उसके जो थॉट आते हैं उसको वो विस्तार करके सोचता है कि इसका क्या अर्थ है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होना चाहिए। तो ये जो 4 है ना फैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? क्रिएटिव पर्सन के लिए। ये क्रिएटिविटी की क्वालिटीज हैं जो किसने दिए हैं? पॉल टॉरेंस ने दिए हैं, जो कि कहलाते हैं फादर ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। इसके अलावा रंजूली ने भी मॉडल दिया था। रंजूली ने कहा था कि गिफ्टेड बिहेवियर होता है, ये जो फिगर आप देख रहे हो ना, ये बहुत बार जो है दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसके बीच में जो ये है ना, यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, ये कौन सा बच्चा होगा जिसमें कि टास्क कमिटमेंट होगा, क्रिएटिविटी होगी, एवरेज एबिलिटी होगी। तो ये कौन सा बच्चा होगा? तो ये होगा गिफ्टेड बच्चा। टास्क कमिटमेंट मतलब वो अपने टास्क को करता है, उसको कमिटेड है उस टास्क को करने के लिए, ऐसा नहीं कि वो बीच में छोड़ देगा। फिर वो क्रिएटिव है, रचना करता है। एबव एवरेज एबिलिटी, जो एवरेज एबिलिटी होती है किसी व्यक्ति की या लोगों की, उससे उसमें अधिक क्षमता है, अधिक है, एबव है, उससे ज़्यादा है, तो इसी को कहते हैं। तो जिसमें ये तीनों क्वालिटीज रहेंगी वो होगा गिफ्टेड बच्चा। गिफ्टेड बच्चा का वो क्वालिटी होगा, ठीक है। इसी को कहते हैं रंजूली का 3 रिंग मॉडल। गिफ्टेडनेस के लिए 3 रिंग मॉडल दिया था, किसने दिया था? रंजूली ने दिया था, जोसेफ एस रंजूली ने, जिसमें कि कहा था कि टास्क कमिटमेंट होगा बच्चे में, कार्य प्रतिबद्धता होगी, क्रिएटिविटी होगी और उसमें औसत से अधिक क्षमता होगी। तो वो बच्चा क्या होगा? गिफ्टेड होगा। देखो सेम इसी प्रकार का फिगर आता है एग्जाम में, और कहते हैं कि ये जो पिक्चर में ये जो है ना, यहाँ से गिफ्टेड हटा देते हैं, वो इसको मिटा देंगे, बोलेंगे इसके अंतर जो है ये किस बच्चे की क्वालिटी है, ठीक है, एवरेज बच्चे की, गिफ्टेड बच्चे की। तो आपको लिखना है गिफ्टेड बच्चे की, ठीक है। तो अब समझ चुके हो आप कि रचनात्मकता किस सोच पे रहती है? तो डाइवर्जेंट थिंकिंग पे। कि यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे के पास आइडियाज आते जा रहे हैं, देख रहे हो। कन्वर्जेंट थिंकिंग कभी भी क्रिएटिविटी को नहीं दर्शाती है। चलिए
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग्स थ्रू, छोटे बच्चे ज्ञान की रचना करते हैं और उसके माध्यम से अर्थ निकालते हैं। ठीक है, तो किस किस चीज़ के माध्यम से बच्चे जो है ज्ञान की रचना कर सकते हैं? तो पहला एक्टिव एक्सप्लोरेशन यानी कि सक्रिय अन्वेषण। क्या बच्चा सक्रिय अन्वेषण करता है? बिल्कुल करता है। बच्चे एक्टिव होते हैं, वो खुद खेलते हैं, कूदते हैं, इधर उधर घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और तब देखते हैं कि आपसे पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्यों है ना। वो एक्टिव एक्सप्लोरेशन करते हैं, सक्रिय अन्वेषण करते हैं। प्ले, बिल्कुल वो खेलों से सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं बच्चे खेल करके। यहाँ तक कि जो सामाजिकता का गुण है वो भी तो उनमें खेलने से ही आ रहा है ना। 4 बच्चे साथ में बैठ के खेल रहे हैं, इससे वो लोगों के साथ रहने का तौर तरीका सीख रहे हैं, कैसे उन्हें जो है दूसरे के वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये सब सीख रहे हैं। एक्टिव ऑन मटेरियल्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग, सामग्री और प्रयोग पर सक्रिय। बिल्कुल आप किसी छोटे बच्चे को दे दो कोई खिलौना, वो तोड़ के देख लेगा। वो बहुत ही अच्छे से जो है ना एक्टिव रहते हैं मटेरियल्स पर एक्सपेरिमेंट करने में। वो कुछ तोड़ देगा, कुछ नया बना देगा, उससे फिर से जोड़ करके वो करते रहते हैं एक्सपेरिमेंट। इंटरेक्शन विथ पीयर्स एंड एडल्ट्स, बिल्कुल बिना इंटरेक्शन के, बिना बातचीत के क्या संभव है विकास? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। वो जो है अपने पीयर्स से, एडल्ट से इंटरेक्शन करते हैं, उससे अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। आप बच्चे कुछ सिखाते हैं वो समझ जाते हैं, वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। कैसे? तो इंटरेक्शन से। तो यहाँ पर हमें तो सारे ऑप्शन सही लगते हैं, तो चलिए ढूंढिए 1 2 3 4 है या नहीं। बिल्कुल है, तो ये हो गया ऑप्शन सही। बच्चे खेल करके, सक्रिय अन्वेषण करके, सामग्री पर सक्रिय रूप से प्रयोग करके, साथी और वयस्कों के साथ बातचीत करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। Question number 22. To help children memorize the phone numbers, the teacher suggested students to divide 10 digits of phone number into 3-4 smaller units and then remember. The strategy suggested by teacher is called. बच्चों को फ़ोन नंबर याद रखने में मदद करने के लिए शिक्षक ने छात्रों को फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 छोटी इकाइयों में विभाजित करने के लिए कहा और फिर याद करने का सुझाव दिया। यहाँ शिक्षक द्वारा सुझाई गई रणनीति को क्या कहा जाता है? 10 नंबर जो थे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इसको उसने कहा कि 3-4 अलग अलग भाग में बांट लीजिए और तब याद कीजिए। आपको एक साथ में याद नहीं हो रहा है तो अलग अलग बार पॉइंट में अलग अलग उसको ब्रेक कर लीजिए 3-4 भागों में और उसको याद कर लीजिए। तो इसको क्या कहते हैं? चंकिंग यानी कि खंडीकरण, एनकोडिंग यानी कि कूट लेखन, एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण या फिर एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन। तो इसको कहते हैं खंडीकरण यानी कि चंकिंग। जब आप किसी लंबे एट्रेंसेस को, लंबे नंबर को जो है टुकड़ों में बांट देते हो, ठीक है, और उसके बाद उसको याद करते हो, उसको खंडीकरण करना कहते हैं। आप उसको खंड में तोड़ रहे हो और फिर याद कर रहे हो। जैसे देखो यहाँ पर भी देखो, ये नो चंकिंग है, ठीक है, और यहाँ पे है चंकिंग। यहाँ पे क्या किया गया? उसको तोड़ लिया गया अलग अलग, उसके बाद उसको याद किया गया, ठीक है। फिर है व्हाट इज इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होता है? कूट लेखन क्या होता है? जब आप किसी चीज को कोड में लिखते हो, जैसे देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पे हेलो लिखना था, ठीक है, तो हेलो को क्या किया गया? कोड में लिख दिया गया है। अब जिसको पता होगा कि यहाँ पे इसका कोड को क्या है, ठीक है, उसको इनकोड करके देखेंगे, डिकोड करके देखेंगे। तो कूट लेखन ये होता है जब आप किसी को कोड वर्ड में लिख देते हो। फिर एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण क्या होता है? आत्मसातीकरण होता है जब आप किसी चीज को देखते हैं और उसका स्कीमा जिसकी बात की थी पियाजे ने, जिसका अर्थ होता है मानसिक चित्र, उसको अपने दिमाग में ऐड करते हो, आत्मसातीकरण कहलाता है। ऐड करना आत्मसातीकरण कहलाता है, अपने दिमाग में ऐड करते हो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बच्चे ने बिल्ली को देखा, ठीक है, और बिल्ली को आपने उसको बताया कि ये बिल्ली है, तब उसके दिमाग में वो ऐड हो चुका है। जब वो बिल्ली को देख रहा है ना तो वो समझ आ रहा है कि अच्छा ये बिल्ली, ठीक है, तो अब उसने आत्मसात कर लिया है, अपने दिमाग में उस चीज़ को ऐड कर लिया है। नवीन ज्ञान को अपने दिमाग में ऐड करना है, उसके स्कीमा को अपने दिमाग में ऐड करने की प्रक्रिया ही आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन कहलाती है। उसके बाद है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो है एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन सबके सब आते हैं, जो मैंने आपको इसके पहले सीरीज के पहले वीडियो में ही समझा दिया था, ठीक है। फिर भी आपको याद दिला दो, अनुकूलन में सबसे पहले क्या होता है? बच्चा किसी चीज को देखता है, उसको आत्मसात करता है, ठीक है, फिर उसके साथ जो है उसके अंदर जो है समायोजन की स्थिति आ जाती है, आत्मसात करता है, फिर वो उससे जो है एडजस्ट हो जाता है, संतुलन आ जाता है उसके दिमाग में। फिर उसके सामने आता है कोई न्यू सिचुएशन, जैसे उसके सामने आ गया है डॉग बिल्ली के बजाय, ठीक है। अब वो बिल्ली को वो क्योंकि उसने देखा है कि 4 पैर वाला जानवर बिल्ली होता है, तो वो कहेगा कि ये भी बिल्ली है,
क्योंकि ये नवीन सिचुएशन आ गया। जब आप उसको समझाओगे कि नहीं ये बिल्ली नहीं है, ये डॉग है, ठीक है, तो वो आएगा एकोमोडेशन का स्थिति, यानी कि उसने अपने कर लिया सोच में मॉडिफिकेशन, तो वो हो गया एकोमोडेशन। ये है अनुकूलन की प्रक्रिया। चलिए अब आते हैं 23rd क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग शुड बी एम्फसाइज्ड इन स्कूल्स? विद्यालयों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की अधिगम पर सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए? किस प्रकार के अधिगम पर सर्वाधिक बल देंगे? एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद सराउंडिंग, परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विभिन्न कौशल और ज्ञान प्राप्त करना। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग शुड बी एम्फसाइज्ड मोस्ट इन स्कूल? विद्यालयों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम पर सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए? एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद सराउंडिंग, परिवेश में के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विभिन्न कौशल को और ज्ञान प्राप्त करना, बिल्कुल सही। परिवेश के साथ जो है अंतःक्रिया करके बच्चे जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप उनको खुद से सीखने का मौका दीजिए, खुद से। अगर उनको आपको बताना है कि पेड़ क्या होता है, पौधा क्या होता है, तो आप उसको गार्डन में ले जाइए, बगीचे में ले जाइए, दिखाइए उसको, तब उसको समझाइए, है ना, खुद से वो इंटरेक्ट करके सीखेगा। रोट मेमोराइजेशन द कंटेक्स्ट, सामग्री को रटवाना कभी भी सही नहीं होता है शिक्षण विधि के लिए कि आप उसको रटवा रहे हैं। पैसिव इमिटेशन ऑफ अदर, दूसरों की निष्क्रिय नकल, बच्चा जहाँ भी निष्क्रिय होगा वो कभी भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। बच्चे को सक्रिय रखना है, तभी तो वो सीखेगा ना। कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, उद्दीपक अनुक्रिया संघ के माध्यम से व्यवहारों की कंडीशनिंग, इस बारे में बात करते हैं व्यवहारवादी, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसका कोई मतलब नहीं है कि आप उसको कंडीशनिंग करवाएं उद्दीपन अनुक्रिया से। बच्चे को समाज में खुद से करके सीखने का मौका दें, ठीक है, खुद से करके सीखने का मौका दें, उसको जो है अन्वेषण करने दें, खुद से सीखने दें। वो सराउंडिंग में जाएगा, इंटरेक्ट करेगा और तब सीखेगा। तो इसका आंसर होगा 1। यहाँ पे गलती से आंसर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप ध्यान रखें, यहाँ पे आंसर 1 होगा। यहाँ पे आपको अच्छे से बता देती हूँ, बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसको परिवेश के साथ अंतःक्रिया करने दिया जाए। वो खुद से जो है घूमे फिरे, समझे, सीखे, देख करके सीखे, नकल करके सीखे, केवल ये नहीं जरूरी है, उसको स्वयं का ज्ञान बनाना है ना, उसको स्वयं से करके सीखने दीजिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग set exemplify a social constructivist approach to facilitate reading among students? निम्नलिखित में से कौन सा सेट छात्रों को पढ़ने की सुविधा के लिए सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण का उदाहरण देता है? सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण की बात सबसे पहले की किसने है? तो वाइगोत्स्की ने की है। वाइगोत्स्की, उनके सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि कहाँ पर समाज और संस्कृति की बात हो रही है, वहीं पर फैसिलिटेट होगा ना, जहाँ पर दृष्टिकोण को फैसिलिटेट करने का बात है, तो वहाँ पे समाज संस्कृति तो इन्वॉल्व होना चाहिए। तो पहला है कि सलमा यूजेस फ्लैश कार्ड्स टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न न्यू वर्ड्स एंड रिवार्ड्स देम विद कैंडी फॉर करेक्ट रिस्पॉन्सेज। सलमा क्या करती है कि छात्र को नया शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है। फ्लैश कार्ड किसको कहते हैं? फ्लैश कार्ड कहते हैं इसको, ठीक है। जहाँ पे जैसे कि ये कार्ड रहेंगे, उसमें शेप साइज जो रहता है, यहाँ पे अगर अल्फ़ाबेट्स करेंगे तो उस पर ABCD लिखा रहेगा, एप्पल रहेगा, 1 2 3 4 लिखा रहेगा, तो उस तरह के ये होते हैं फ्लैश कार्ड, ठीक है। इसका इस्तेमाल करती है और जब बच्चे सही जवाब देते हैं तो उनको चॉकलेट देती है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर जो है समाज और संस्कृति की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिवार्ड की बात हो रही है कि बच्चे को रिवार्ड मिल रहा है। तो ये तो खत्म हो गई, ये ऑप्शन गलत हो चुका है। Paramati has her students choose from a variety of books to read. Those students who read a particular book are made to discuss the book on a regular basis. प्रमति अपने छात्रों से पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकों में से चुनने को कहती हैं, ठीक है। जो विद्यार्थी किसी पुस्तक विशेष को पढ़ते हैं उनमें नियमित रूप से उस पुस्तक पर चर्चा कराई जाती है। ये बिल्कुल सही बात है कि जब बच्चे को ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप कोई बुक पढ़ो, उसका उस पर चर्चा हो रही है। चर्चा कहाँ होगी? जहाँ पर समाज और संस्कृति इन्वॉल्व होगी। चर्चा का आप अकेले अकेले तो नहीं करोगे ना, वहाँ पे एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। तो यहाँ पर समाज और सांस्कृतिक दृष्टिकोण जो है आ रहा है। थर्ड ऑप्शन है अरुंधति एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग कॉन्टेक्चुअल मटेरियल टू हेल्प डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। अरुंधति नए शब्दों के अर्थ निर्धारित करने में मदद के लिए प्रासंगिक सामग्री का उपयोग करने में महत्व रखती है, ठीक है। अरुंधति क्या करती है कि अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में उसको समझाना है कि इस वर्ड को क्या कहते हैं या इस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो उसको प्रासंगिक रूप से समझाती है, उसको अच्छा सही उदाहरण दे के समझाती है। तो ये तो सही बात है कि आप सही उदाहरण देते हो। उसके बाद रेखा हैज हर स्टूडेंट्स राइट ईच वर्ड दे मिस ऑन ए स्पेलिंग टेस्ट टाइम्स टू हेल्प देम रिमेंबर द वर्ड। रेखा ने अपने छात्रों की सहायता के लिए वर्तनी परीक्षण में छूटे प्रत्येक शब्द को 5 बार लिखने के लिए कहा। तो ये हो गया पनिशमेंट। पहला ऑप्शन था रिवार्ड का, दूसरा ऑप्शन है पनिशमेंट का। और पनिशमेंट और रिवार्ड की बात करते हैं व्यवहारवादी,
पनिशमेंट और रिवार्ड की बात करते हैं व्यवहारवादी। ठीक है, ये सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण नहीं हुआ। सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण कहाँ हुआ? जहाँ बच्चे को मौका दिया जा रहा है चर्चा करने का, जहां उसको वास्तविक जीवन से जोड़ करके जो है उसको कॉन्टेक्सचुअल मटेरियल समझाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए 2 और 3। 2 और 3 ढूंढ लीजिए कहाँ है, 2 और 3 यहाँ पर है, आंसर है 3। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, एज ए टीचर हाउ कैन यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इन योर स्टूडेंट। एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यताओं को कैसे सुगम बना सकते हैं, बच्चा समस्या समाधान कर सके, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, इस एबिलिटी को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। जनरेटिंग फियर अमॉन्ग योर स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों में भय उत्पन्न करके। डरा करके कौन सिखाता है? डर जाने के बाद तो बच्चे बोलेंगे ही नहीं। जो टीचर बस डंडे मारते रहते हैं, बच्चों को डंडे से मारते रहते हैं, उस टीचर के सामने बच्चे कुछ पूछना भी नहीं चाहते कि अगर मैं गलत आंसर दे दूंगा या गलत कुछ बोल दूंगा या टीचर को पसंद नहीं आया तो वो जो है मेरी पिटाई करेंगे। तो ये तो कहीं से भी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा नहीं देता है। इनकरेजिंग फिक्स्ड वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, आप केवल एक तरीके का प्रोत्साहन देंगे? नहीं, एक ही तरीके को कैसे प्रोत्साहन देंगे? उसको अलग अलग विधि सोचने देंगे ना, बस एक ही तरीका है, बस उसी को फॉलो करना है, तो ये तो रटना हो गया। इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस, विश्लेषण के उपयोग को प्रोत्साहन देंगे। विश्लेषण का अर्थ होता है किसी चीज को तोड़ तोड़ कर देखना, पार्ट्स में तोड़ तोड़ कर देखते हैं हम, उसके बाद समझते हैं कि ये बात क्या कहना चाह रहा है, प्रश्न इसका क्या क्या उत्तर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ ऑप्शन, एम्फेसाइजिंग ऑन यूज ऑफ पैसिव मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन आ गया यानी कि ये हो गया गलत, तो आंसर हमें मिल चुका है, वो है इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस, विश्लेषण के उपयोग को प्रोत्साहन देना। हम जब बच्चे को बोलेंगे समस्या समाधान करना तो उसको बोलेंगे विश्लेषण करके देखो, समस्या को समझने के लिए उसको तोड़ कर देखो। ठीक है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि एज ए टीचर, एक टीचर के रूप में, हाउ कैन यू फैसिलिटेट, हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, सुगम बना सकते हैं। किस चीज को सुगम बनाना है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बनाना है। तो ये क्या है? यही है एनालिसिस, जहां हम तोड़ तोड़ कर देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। जब हम क्वेश्चन समझ जाएंगे तो हमको पता है कि हम भय उत्पन्न करके बच्चे को नहीं सिखा सकते हैं, एक ही तरीके से नहीं सिखा सकते हैं, उसको मेमोराइज करके बस याद रटवा करके नहीं सिखा सकते हैं, है ना? समझ में आ गया? तो यही हो गया विश्लेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फैसिलिटेशन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। निम्नलिखित में से किसका परिणाम सार्थक अधिगम में सुविधाजनक होगा? सार्थक अधिगम के लिए सुविधाजनक कौन सा हो सकता है? ठीक है, प्रमोटिंग डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड लर्निंग इन द क्लासरूम, कक्षा में गैर प्रासंगिक शिक्षा को बढ़ावा देंगे। आप गैर प्रासंगिक शिक्षा को बढ़ावा देंगे मतलब अगर पूछ रहा है, कहानी है राम के बारे में ना, कहानी है पूरी की पूरी राम के बारे में, तो आप पूछिएगा क्या कि श्याम क्या कर रहा था। ये तो कहीं से भी मतलब कि मुझे नहीं लगता कि मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो चुका है ना। चलिए उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है मल्टीपल वेज ऑफ वर्किंग एट ए प्रॉब्लम, किसी समस्या पर काम करने के नए तरीकों का प्रोत्साहन करना। बिल्कुल हमें नए नए तरीकों का प्रोत्साहन करना है किसी समस्या के समाधान के लिए। ठीक है, तभी हम जो है उसको मीनिंगफुल बना पाएंगे। बच्चा अगर किसी पॉइंट को समझ रहा है तभी तो वो उसके लिए अलग अलग विधि निकालेगा ना। बच्चा अगर उसको समझ ही नहीं रहा है तो वो क्या करेगा? वो जैसे दिया गया है रट करके आंसर देना, वैसे रट करके दे देगा। लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा तो वो खुद नए नए आंसर देगा, अपने मन से आंसर देगा। वो बुक के रटे रटाए आंसर को नहीं बोलेगा, है ना। तो ये तो सही बात है। इनकरेजिंग रोट लर्निंग आ गया मतलब गलत हो गया। कॉपिंग आंसर, कॉपी करेंगे हम सिर्फ ब्लैक बोर्ड से तो क्या वो मीनिंगफुल लर्निंग होगी? बस आप लिख रहे हो और बच्चा कॉपी कर रहा है, ठीक है, तो वो तो मीनिंगफुल लर्निंग ही नहीं हुई। Students are likely to experience the emotion of dash when they attribute internal factors to explain their success at a task. छात्रों को किसी कार्य में उनकी सफलता की व्याख्या करने के लिए जब वे आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराते हैं तो डैश की भावना का अनुभव होगा उन्हें। ठीक है, जब बच्चा यह मानता है कि वो केवल किसी रिवार्ड के लिए नहीं पढ़ रहा था, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको डांट लग जाती इसलिए वो पढ़ रहा था, उसको आंतरिक रूप से वो जो पढ़ाई किया ना उसने वो खुद अपने मन से किया है, ठीक है, उसका आंतरिक जो है कारक जिम्मेदार है उसके पढ़ाई के लिए, तो उसको क्या लगेगा? उसको उस समय किस चीज़ की अनुभूति होगी? शर्म की अनुभूति होगी कि मैंने अपने अंदर में उस भावना को लाया कि मुझे पढ़ना चाहिए और मैं आज अच्छा कर पा रहा हूँ। तो क्या उसे शर्म होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसे गुस्सा आएगा? नहीं। गुस्सा क्यों आएगा? उससे प्राइड फील होगा, गर्व फील होगा, बिल्कुल गर्व फील होगा कि वो खुश होगा, वो गर्व फील करेगा कि मैंने अपने गोल को अचीव किया, ठीक है, और इसका कारण मेरा आंतरिक कारक था, ठीक है। उसके बाद क्या है?
चिंता, चिंता क्यों फील होगा? उसको अच्छा फील होगा ना, चिंता नहीं होगी उसे। छात्र जब किसी कार्य में सफलता के लिए अपने आंतरिक कारण को जिम्मेदार मानेंगे, ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स को जिम्मेदार मानेंगे, तो उन्हें प्राइड का अनुभव होगा। देखो बच्चे को बहुत खुशी हो रही है, ये देख लो आप, बच्चा बहुत खुश हो रहा है, गर्व हो रहा है उसे अपने आप पर। चलिए अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन यूज ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच शुड बी इनकरेज बिकॉज, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदी उपागम के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुसंवेदी, ठीक है, जो 5 सेंसेस होते हैं ना हमारे, उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसी विधि का उपयोग जिसमें एक से अधिक सेंस जो है सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हों, केवल आप देख नहीं रहे हैं, किसी चीज को सुन भी रहे हैं, ठीक है, समझ भी रहे हैं, टच भी कर पा रहे हो। आपको ताजमहल सिर्फ बुक में दिखाया नहीं गया, आपको दिखाने के लिए ताजमहल ले ही जाया गया है। अब आप ताजमहल सामने से देख रहे हो, उसे टच कर रहे हो, उसके बारे में समझ रहे हो खुद से, क्या है आपके ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हो गए, तो आप अब ताजमहल के बारे में क्या अच्छे से नहीं बता पाओगे? बिल्कुल अच्छे से बता पाओगे, है ना। जिस प्लेस आप गए हो, अगर आपसे पूछा जाए कि आप उस जगह के बारे में वर्णन कीजिए जहां आप घूम चुके हो, तो आप उसके बारे में अच्छे से बता सकते हो कि वहां कैसा माहौल था, वहां आपने क्या सुना, वहां आपने क्या देखा, है ना। जहां पर अधिक से अधिक सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व हों, वही होता है मल्टी सेंसरी अप्रोच। देखिए मल्टी सेंसरी अप्रोच, जिसको कि बहु इंद्रिय या फिर बहुसंवेदी शिक्षण तकनीक कहते हैं, जहां पर आप जो है टच भी करके देख सकते हैं, सुन भी रहे हो, साइट भी है, ठीक है। जैसे कि अभी जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, ठीक है, तो आपकी क्या है, आप सिर्फ सुन नहीं रहे हो, आप देख भी रहे हो कि अच्छा बहुसंवेदी से अप्रोच क्या होता है, कि जहाँ बच्चा देख भी सके, सुन भी सके, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, है ना। ये तो बड़े बच्चों के लिए, मतलब हमें भी अगर कुछ अच्छे से इस तरह से दिखाया जाए, समझाया जाए सामने से प्रत्यक्ष रूप से, जिसको हम टच कर सकते हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, तो हमारे लिए भी सीखना आसान हो जाता है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मल्टी सेंसरी अप्रोच क्यों जरूरी है प्राइमरी एजुकेशन के लिए, प्राइमरी एजुकेशन में क्यों इंपॉर्टेंट होना चाहिए मल्टी सेंसरी बहुसंवेदी। इट मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव, यह अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाता है, बिल्कुल अधिक प्रभावशाली बनाता है। यहाँ पर सिर्फ मल्टी सेंसरी लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको दिखाई पिक्चर कि जहाँ बोला जा रहा है कि बच्चे को देखना भी है, बच्चे को सुनना भी, बच्चे को टच भी करना है। अब क्या ये ज़्यादा प्रभावी नहीं लग रहा है? क्या आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझ आ रहा है समझ में? तो ये तो सही बात है। चलिए, इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू एक्सक्लूड सर्टेन चिल्ड्रन फ्रॉम एजुकेशन, यह कुछ बच्चों को शिक्षा से बाहर करने का अवसर देता है। शिक्षा से हमें बाहर क्यों करना है? बच्चे को हमें समझाना है, सिखाना है। इट सेव्स अ लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइम ऑफ ए टीचर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी, आप एक बात को ध्यान में रखिए, जहां भी बात होगी कि क्या चीज़ बच्चे के लिए सुविधाजनक है, वहां पर बच्चे का ही ध्यान देना है आपको। वहां पर कहीं भी ये नहीं होना चाहिए कि ये टीचर के लिए अच्छा हो जाएगा, इसमें टीचर को जो है अच्छा कम टाइम यूज करना पड़ेगा, इसमें टीचर को कम मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ऑप्शन सही नहीं होते, ठीक है। बच्चे पे ध्यान देना, हमें टीचर पे ध्यान नहीं देना है, बच्चे पे ध्यान देना है। इट हेल्प्स टू डोसेलिटी एमंग चिल्ड्रन, यह बच्चों में आज्ञा प्रणायता पैदा करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बच्चों को जो है ना वो सिखाना है कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, वो डिसिप्लिन बस सिखाने के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बच्चे के शिक्षण प्रक्रिया को ना और ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है। आप बच्चे को एप्पल बस बोल रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे हो कि ए फॉर एप्पल, अब आपने क्या किया, ए फॉर एप्पल होता है वो दिखा भी दिया। अच्छा मैं पिक्चर नहीं बनाऊंगी, सॉरी मेरी पिक्चर बिल्कुल भी फालतू होती है, ठीक है। तो जब आप दिखा भी देते हो कि चलो मैं एक बार एप्पल बनाने का ट्राई तो कर ही सकती हूँ, मैंगो बना देती हूँ, मान लो कि मैंगो है, ठीक है, आपने बस एम फॉर मैंगो पढ़ाया है और एक टीचर ने बस एम फॉर मैंगो पढ़ाया और एक टीचर ने क्या किया, मैंगो ला कर भी दिखा दिया कि एम फॉर मैंगो होता है, तो बच्चे को याद रहेगा ज़्यादा अच्छे से, है ना। तो ये इसलिए इफेक्टिव होता है क्योंकि ये अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, चिल्ड्रन ऑफ एन form alternative conceptions and misconception about various concepts. Which of the following statement is not correct in this context? बच्चे अक्सर विभिन्न अवधारणाओं के बारे में, ठीक है, वैकल्पिक अवधारणाएं और भ्रांतियां बनाते हैं। कौन सा निम्नलिखित कथन इस संदर्भ में सही नहीं है? देखिए क्या होता है कि हम जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं रख रहे हैं, ठीक है, वो आपने सुना होगा ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ये तो आपको याद होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा। ऐसा क्या होता है कि जब आपको बस बताया जा रहा है कि अरे हम वहाँ गए थे ना, वहाँ पे इतना अच्छा सब कुछ था, बता नहीं सकते हम, बहुत अच्छा था सब कुछ, ठीक है। अब आपके भी मन में हो गई भ्रांति, आपसे भी जब कोई पूछेगा ना कि अरे वहाँ पर जो वो प्लेस है ना वो कैसा है, तो आप बोलोगे वो मेरा एक फ्रेंड गया था, बहुत अच्छा जगह है, वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। मान लेते कोई रेस्टोरेंट ही है तो बहुत ही अच्छा खाना रहता है वहाँ का, ठीक है। लेकिन जब आप स्वयं वहाँ जाते हो तो आपको पता चलता है ऐसा कुछ भी नहीं, ना तो वहाँ का माहौल अच्छा, ना तो वहाँ का खाना अच्छा है,
ठीक है। तो जब तक आपको उस बारे में जानकारी नहीं थी, आपके दिमाग में आ गए मिसकंसेप्शन, यानी कि वैकल्पिक अवधारणा या भ्रांतियां। तो ये जो बच्चों के मन में भी वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, ठीक है, उनको हर बात जो है पता नहीं है। वो क्या कहते हैं, जब बच्चे को, छोटे बच्चे को देखते हैं, वो सभी गोल चीजों को ना बॉल कहता है, ठीक है। सूरज भी उसके लिए बॉल है, चांद भी उसके लिए बॉल है। उसे लगता है कि अगर चांद घूम रहे, आप चलते रह जा रहे हो और चांद भी आपके साथ चल रहा है, ऐसा उसको फील होता है कि मैं जहां जहां जा रहा हूँ ना, चंदा मामा मेरे साथ घूम रहे हैं। तो इस प्रकार की जो भ्रांतियां होती हैं, इसी को कहते हैं अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन या फिर मिसकंसेप्शन, ठीक है, वैकल्पिक अवधारणाएं। तो इसके बारे में यहाँ पर कौन सी बात जो है सही नहीं है, वो आपको बताना है, कौन सी बात सही नहीं है। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स एंड मिसकंसेप्शंस फाउंड बाय स्टूडेंट्स शुड बी हाईली डिस्करेज्ड बाय टीचर। छात्रों द्वारा बनाई गई वैकल्पिक अवधारणाओं और भ्रांतियों को शिक्षक द्वारा अत्यधिक हतोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं हतोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चे जो वैकल्पिक अवधारणाएं बना करके ला रहे हैं ना, इसका मतलब है कि वो दुनिया के बारे में कुछ अपनी सोच बना रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। वो हम क्या करेंगे, उनको हतोत्साहित कर देंगे, तो वो कुछ भी सोचने से पहले सोचेंगे कि अब मैं अगर ये बताऊंगा ना घर में या टीचर को, तो वो बोलेंगे ये तो गलत है, तो वो उस बारे में ज़्यादा सोचना समझना ही नहीं चाहेंगे। तो हमें ये नहीं करना है कि उसकी सोच को हतोत्साहित कर देना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। हमें उसको प्रोत्साहित करना है कि तुम और इसके बारे में सोचो, ठीक है, ताकि वो जो है उसको सही तथ्य तक समझ पाए, पहुंच पाए। कभी भी वैकल्पिक अवधारणाओं या भ्रांतियों को जो बच्चे बनाते हैं, उनको हमें हतोत्साहित नहीं करना है। Formation of alternative conceptions and misconceptions is very natural among children as well as adults। बच्चों में भी वयस्कों के जैसे वैकल्पिक अवधारणाओं और गलत धारणाओं का बनना बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही स्वाभाविक रूप है, ये बहुत ही स्वाभाविक है। हम लोग भी, एडल्ट्स भी कुछ चीज़ों के बारे में मिसकंसेप्शंस बना लेते हैं, जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती है, तो वहाँ हमारे पास भी कुछ गलत धारणाएं होती हैं, मिसकंसेप्शंस होते हैं, अल्टरनेटिव कंसेप्शंस होते हैं। ये बहुत ही सामान्य बात है। A teacher should definitely attend to these alternative conceptions and misconceptions as they are significant in process of teaching learning। एक शिक्षक को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक अवधारणा और भ्रांतियों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चे ने पहले से कुछ समझ बना ली है अपने दिमाग में, अब आपको उसको क्लियर करना है कि ये अच्छे से कि ये कितना सही है, कितना गलत है, ये ऐसा भी हो सकता है, आपको समझाना है, ठीक है। बच्चा समझने का शुरुआत कर चुका है। जब वो कोई अल्टरनेटिव कंसेप्शन बना रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहा है, तो ये बहुत ही जरूरी है शिक्षण प्रक्रिया के लिए। Alternative conceptions and misconceptions are not always baseless. Rather, these represent children's intuitive ideas about world around them। वैकल्पिक धारणाएं और गलत धारणाएं हमेशा निराधार नहीं होती हैं, बल्कि ये अपने आसपास की दुनिया के बारे में बच्चों के सहज ज्ञान युक्त विचार का प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल सही बात है, वो बच्चे की सहज ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। अगर बच्चा कह रहा है कि सूरज गोल है, चांद गोल है, मतलब वो शेप समझ रहा है ना, वो समझने की कोशिश कर रहा है, वो दुनिया के बारे में अपनी खुद की समझ बना रहा है। वो बेसलेस निराधार नहीं होती है, ऐसा नहीं कि उसका कोई आधार नहीं है। उसने अगर कोई थॉट बनाई है तो उसका भी कोई आधार है, किसी आधार पर उसने उस बारे में सोचा है, ठीक है। तो ये तीनों बात तो सही है। यहाँ पे जरूर गलत के बारे में पूछा जा रहा होगा। चिल्ड्रन ऑफन फॉर्म अल्टरनेटिव कंसेप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट। बिल्कुल नॉट करेक्ट पूछ रहा है कि क्या गलत है, तो यही गलत है ना कि अल्टरनेटिव कंसेप्शन मिसकंसेप्शन फॉर्म बाय स्टूडेंट्स शुड बी हाईली डिस्करेज्ड बाय टीचर। बच्चे जो मिसकंसेप्शन बना रहे हैं उसको जो है क्या करना चाहिए, हतोत्साहित कर देना चाहिए। बिल्कुल गलत है, और यही होगा इसका आंसर, ठीक है। जहाँ पर गलत बात पूछ रही है वहाँ पर ढूंढेंगे कि क्या गलत है, जहाँ सही बात पूछा जा रहा है वहाँ पूछेंगे, सोचेंगे कि कहाँ ढूंढेंगे कि क्या सही लिखा है ना। तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहीं बहुत बार जो है नॉट करेक्ट लिखा होता है, तो नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चन पे आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि कंफ्यूज करते हैं ये क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ध्यान रखिए, ये सारे जो क्वेश्चन के PDF है ना, ये आपको वेबसाइट पे, हमारे लेसन लैब के वेबसाइट पे मिल जाएंगे PDF आपको कंप्लीट, ठीक है। और ये PDF आपको बस लेसन लैब के वेबसाइट से डाउनलोड करना है, और लेसन लैब के वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। Dash view of learning explains that tangible incentives and rewards motivates the students for learning। सीखने का कौन सा दृष्टिकोण, ठीक है, बताता है कि मूर्त प्रोत्साहन और पुरस्कार छात्रों को प्रेरित करते हैं। कौन सा दृष्टिकोण कहता है कि आप बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए रिवार्ड दीजिए, ठीक है, गिफ्ट दीजिए,
ये कौन कहता है? ह्यूमनिस्टिक यानी कि व्यवहारवादी, सॉरी मानवतावादी। ह्यूमनिस्टिक यानी कि मानवतावादी। मानवतावादी जो है मानव के जो नॉर्मल ज़रूरतें होती हैं, नॉर्मल नीड्स होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए मैस्लो अब्राहम मैस्लो ने दी थी हायरार्की, ठीक है, जो कि ह्यूमनिस्टिक नीड की हायरार्की थी, जिसमें सबसे पहले कहा जाता है कि व्यक्ति को जो है सबसे पहले अपनी शारीरिक जरूरत जैसे कि भूख प्यास इसको खत्म करना होता है। उसके बाद उसको चाहिए होता है सुरक्षा की जरूरत होती है। पहले जो है दैहिक आवश्यकता होती है, दैहिक आवश्यकता जिसमें कि आती है भोजन पानी पीना ये सब आता है। उसके बाद होती है सुरक्षा की आवश्यकता, अब चाहिए उसको सुरक्षा, ठीक है। उसके बाद उसको चाहिए होता है स्नेह, ठीक है, स्नेह चाहिए होता है। स्नेह के बाद चाहिए होता है उसको आत्मसम्मान, ठीक है। अब उसको स्नेह मिल गया, अब उसको चाहिए सम्मान, सम्मान के बाद चाहिए होता है उसको आत्मसिद्धि, ठीक है। ये है नीड की हायरार्की, ठीक है। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, आवश्यकता पदानुक्रम कौन दिया है? मैस्लो दिया है, ठीक है। ये किस चीज के बारे में बात करता है? ये कौन सा दृष्टिकोण है? मानवतावादी दृष्टिकोण है, मानवतावादी। यहाँ पे बेसिक जो नीड्स होती है ना ह्यूमन की, उसके बारे में बात की जाती है। ह्यूमन को किस किस चीज की नीड है? उसे खाना खाना है, उसे पानी पीना है, ठीक है, उसकी नीड होती है। उसके बाद उसको क्या चाहिए होता है? उसके बाद उसको चाहिए होता है सुरक्षा, शेल्टर चाहिए उसको। आप सुरक्षित ही नहीं महसूस कर रहे हो तो आप कैसे रहोगे? तो सुरक्षा चाहिए उसको चाहिए स्नेह। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि कोई उसे स्नेह करे, है ना, कोई उसका केयर करे। उसके बाद होता है कि उसको चाहिए आत्मसम्मान, कि वो चाहता है कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। और लास्ट होता है आत्मसिद्धि, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, जहाँ पर कि उसको पता चल चुका होता है कि मेरी क्या जरूरत थी, मैं इस चीज को पा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक लास्ट ऑप्शन है ना, लास्ट 5th स्टेज, वहां तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। वहां तक पहुंचने के बाद जो है व्यक्ति को पता चल चुका होता है कि मुझे यही चाहिए और मैं इसी के लिए बना हूँ, मैं यही करूंगा, ठीक है। जैसे कि आप ऋषि मुनि को देखते हो ना, वो चले जाते हैं, उनको पता है कि वो उनको मोह माया से बिल्कुल दूर रहना है। वो हिमालय पे बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, उन्हें और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, मतलब उन्होंने आत्मसिद्धि हासिल कर ली है। तो ये है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये तो कभी कहीं पर भी बात नहीं कर रहे ना पुरस्कार की, ये तो जो ह्यूमन की जो जरूरतें हैं नॉर्मल, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। कौन? मानवतावादी, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियर। अब आते हैं बिहेवियरल, व्यवहारवादी। व्यवहारवादी ही वो दृष्टिकोण है जो कहता है कि आप किसी को व्यवहार कराने के लिए रिवार्ड दो, ठीक है, तो वो व्यवहार करेगा। अगर आप बच्चे को बोलोगे कि आपको होमवर्क करना है, उसके लिए आपको पुरस्कार मिलेगा, तो बच्चा होमवर्क करेगा। या फिर यहाँ पे या तो पुरस्कार की बात करेगा या तो दंड की बात करेगा, ठीक है। पुरस्कार और दंड की बात करते हैं कि बच्चे को अगर आप डांटोगे तो वो उस क्रिया को नहीं करेगा, या फिर डांट के डर से उस क्रिया को नहीं करेगा, और पुरस्कार के लिए करेगा, ठीक है। यहाँ पे व्यवहारवादी का मानना था कि आपको अगर किसी बच्चे को व्यवहार सिखाना है ना, ठीक है, तो आप क्या करो, उसको चॉकलेट दे दो, ठीक है, और उसको व्यवहार में कमी करनी है, उसको दंड दे दो। ऐसा मानना था व्यवहारवादी का। ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, जहाँ बोला जाए कि आप उसको प्रोत्साहन दीजिए, कोई पुरस्कार दीजिए ताकि वो उसके लिए काम करे। लेकिन ये जो है ज़्यादा देर तक सही नहीं रहता है कि हर बार बच्चे चॉकलेट पाने के लिए जब कुछ करते हैं ना, ठीक है, किसी को उनको चॉकलेट चाहिए इसलिए वो क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं, तो जब उनको चॉकलेट नहीं मिलेगा तो वो क्वेश्चन आंसर याद नहीं करेंगे। खैर ये तो अलग बात हो गई। तो जिस दृष्टिकोण के बारे में यहाँ पे बात हो रही है ना, कि जो मूर्त प्रोत्साहन और पुरस्कारों के बारे में बात करता है, टेंजिबल इंसेंटिव्स या फिर रिवॉर्ड्स, इसके बारे में बात करते हैं व्यवहारवादी बिहेवियरल, ठीक है। जैसे कि इसके प्रतिपादक थे वाटसन, ठीक है। फिर आते हैं कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक कहेंगे, इसका हो जाएगा पियाजे, ठीक है। ये कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं, ठीक है, ये अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, उन्हें वो सक्रिय अन्वेषण करता होते हैं, वो सक्रिय रूप से अन्वेषण करके खोज करके अपने ज्ञान की रचना करते हैं। सोशियो कल्चर यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक, ये हो जाएंगे वाइगोत्स्की महोदय। वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे समाज और संस्कृति में साथ रह के उनके साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ठीक है। तो किस दृष्टिकोण में बात की जाती है कि हमें जो है रिवॉर्ड देना है ताकि बच्चे कुछ सीखें, बच्चे को मोटिवेट करने के लिए रिवॉर्ड देना है, तो किया जाता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण में, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे हो गया है एंड। हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है।
आप समझ चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से बताया मैंने सारी चीज़ें, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी बात में, किसी टॉपिक में कन्फ्यूज़न होगी तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको फिर से समझाने का कोशिश करूँगी आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ आए तो दूसरी बार देखिएगा, और भूलिएगा मत कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी हमारी वेबसाइट की, जहाँ से आप इस PDF को ले सकते हो। और वीडियो भी देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कहीं पे आंसर रॉन्ग लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि वो आंसर रॉन्ग है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक जगह आंसर 2 लिखा हुआ था, और लेकिन आंसर वहाँ पे 1 था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। खैर, तो आज यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू। देखते रहिए हमारे साथ सीटेट समाधान सीरीज।